नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से जो आपकी नियोजन की यूनिट है उसको कंप्लीट किया है। नियोजन की यूनिट में लेसन नंबर 21 और लेसन नंबर 22 ये दो हमने कंप्लीट कर लिए। इसके अंतर्गत हमने पंचवर्षीय योजनाएं और गरीबी उन्मूलन की योजनाओं का अध्ययन किया। आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट यूनिट के अंतर्गत आपके जो भारत और अर्थव्यवस्था वाली बुक है, जो सेकंड बुक है भारत और अर्थव्यवस्था, इसकी दूसरी यूनिट है संसाधन। ये यूनिट आपकी 5 नंबर की है और यहाँ से 4 नंबर का और 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है। कई बार 3 और 2 का प्रश्न भी यहाँ से आ जाता है। इस यूनिट में आपके 3 लेसन आते हैं। 15 नंबर का लेसन है संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का सतत विकास और संरक्षण। संसाधनों का वर्गीकरण, संरक्षण और सतत विकास। 16वां लेसन है आपके जैविक और अजैविक संसाधन। और 17वां लेसन है ऊर्जा संसाधन। इस प्रकार ये 3 लेसन आपके इस यूनिट में है। इन तीनों लेसनों को हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम देखते हैं कि संसाधन क्या होते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण देखते हैं। 5 नंबर की यूनिट है, बड़े ध्यान से पढ़ना। प्रश्न आया हुआ भी है, बता दूंगा कहाँ कहाँ प्रश्न आया हुआ है। संसाधन क्या है, ये बात हमने पिछली कक्षाओं में हर बार पढ़ी है कि संसाधन सामान्यतः वह स्वरूप है, चाहे वो प्राकृतिक है चाहे वो मानवीय है, जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं वही क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। सीधी सी बात है। रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज वह पदार्थ भी हो सकता है और मानवीय स्वरूप भी हो सकता है जो क्या करता है, मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता है। उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखें कि मानवीय जीवन की, जो मानव है, इस मानवीय जीवन की प्रगति के लिए या विकास के लिए संसाधनों की अहम भूमिका होती है। संसाधनों की अहम भूमिका होती है। किसके लिए, मानवीय जीवन के लिए, यानी हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन के विकास के लिए और प्रगति के लिए सबसे अहम भूमिका किसकी होती है, संसाधनों की होती है। संसाधनों के बिना हम अपने आप को आगे तक नहीं ले जा पाते हैं। संसाधन में समस्त प्रकार के संसाधन आते हैं। कुछ जैविक भी होते हैं और अजैविक भी होते हैं, जो अपने हमारे जीवन के विकास और प्रगति में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो संसाधन की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि संसाधन क्या है। सामान्यतया संसाधन क्या होते हैं, ऐसे प्राकृतिक एवं मानवीय प्रतिरूप जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।
उन्हें हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। एक विद्वान है जिनकी परिभाषा आपके है और कोटेशन में जो परिभाषा दी हुई है वो परिभाषा आपके एग्जाम में भी आ चुकी है। जिम्मरमैन ने कहा कि संसाधन का जो अर्थ है, संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है। प्राप्ति करना है। और ये उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य है मानव की आवश्यकता, और सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना। क्या हुआ संसाधन? कि संसाधन का अर्थ, जिम्मरमैन ने कहा कि संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है। और ये जो उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य है कि मानव की आवश्यकता और सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति करे। मानव क्या करे? अपनी आवश्यकता की प्राप्ति करे और सामाजिक लक्ष्यों की भी प्राप्ति करे। ये उद्देश्य है। इसको प्राप्त करना ही क्या है? संसाधन है। और संसाधन हमें मानव की आवश्यकता और सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या है? सहायक या सहायता करने वाले स्रोत है। संसाधनों के बिना मानव है विकसित नहीं हो सकता। संसाधनों के बिना मानव अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाता और जीवन को जी भी नहीं सकता। क्योंकि जैविक और अजैविक संसाधन हम पढ़ेंगे तो संसाधन जो है मानव के जन्म से लेकर मानव की मृत्यु तक, जन्म से लेके और मानव की मृत्यु तक हर एक क्षेत्र में संसाधन की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब हम श्वास ले रहे हैं तो हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है श्वास के माध्यम, तो वो एयर है, वो भी क्या है? रिसोर्सेज है। भोजन कर रहे हैं, जल ग्रहण कर रहे हैं, वो सारे के सारे रिसोर्सेज है जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। और जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करते हैं उनको हम रिसोर्सेज नहीं कह सकते। अब एक प्रश्न आता है कि जो संसाधन है उनको हम संसाधन कैसे बनाएं? कोई भी पदार्थ रिसोर्सेज कब बनता है? कोई भी पदार्थ संसाधन कब बनता है? जब उस पदार्थ का या उस वस्तु का उपयोग संभव हो। वस्तु का प्रश्न आ जाता है 2 नंबर का कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, वो रिसोर्सेज कब बनेगी? तो इसके पीछे जो रीजन है, एक तो क्या है? वस्तु का उपयोग होता हो। अगर उसका उपयोग होता है तो क्या है? संसाधन बन जाएगी, संसाधन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संसाधन कहलाएगी। इसके अलावा उस वस्तु को रूपांतरण करके मूल्यवान वस्तु में बदला जाए तो भी वह क्या होगी? संसाधन कहलाएगी। और ये बदल करके और इसको क्या? मानव उपयोगी बनाया जाए। कई पदार्थ ऐसे हैं जिसका मानव उपयोग नहीं करता, लेकिन उसको जब कन्वर्ट किया जाता है तो वो मानव के लिए क्या हो जाते हैं? उपयोगी हो जाते हैं। तो वस्तु का रूपांतरण करके मूल्यवान वस्तु में बदला जाए और वह वस्तु जो मूल्यवान बन गई वो मानव के लिए क्या है? उपयोगी होनी चाहिए, तब वो क्या हो जाएगी? रिसोर्सेज कहलाएगी। इसके अलावा
वो वस्तु है जिसकी हम प्राप्ति कर रहे हैं, वो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति की क्षमता रखती हो, तब क्या कहलाएगी? वो संसाधन कहलाएगी। जो वस्तु है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं वो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करवा रही हो, तब क्या कहलाएगी? वो संसाधन कहलाएगी। इसके अतिरिक्त हम देखें कि जो वस्तु है उसकी दोहन योग्य क्षमता वो मानव के विकास में क्या हो? सहायक हो। दोहन योग्य क्षमता है वो मानव संसाधन के सामर्थ्य में हो, तब वो संसाधन कहलाएगा। कहने का मतलब मानव उस वस्तु का आसानी से दोहन कर सके, तब क्या कहलाएगी? वो संसाधन कहलाएगी। अब आप बोल दो कि बहुत सारे पदार्थ ऐसे पड़े हैं लेकिन मानव उसको निकालने में समर्थ ही नहीं है, तो मानव निकालने में समर्थ नहीं है तो मानव की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी, और मानव की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी तो वह वस्तु, वह पदार्थ संसाधन नहीं कहलाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि उन संसाधनों के दोहन के लिए जो आवश्यक पूंजी है जो पोषणीय विकास में सहायक हो, तब वह पदार्थ क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। यानी संसाधन के रूप में क्या हो? हमारा पोषणीय विकास हो, और इस पोषणीय विकास को प्राप्त करने के लिए जो संसाधनों का दोहन करे उसके लिए हमारे पास में आवश्यक पूंजी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि संसाधन है उसको प्राप्त करने के लिए संसाधन के मूल्य से हमें ज्यादा लागत मिले, और ज्यादा लागत मिलेंगे तो संसाधन को प्राप्त नहीं करेंगे, उस पदार्थ को प्राप्त नहीं करेंगे, उसको संसाधन नहीं कर सकते, क्या कहेंगे? उस पदार्थ को हम प्राप्त नहीं करेंगे। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ संसाधन कब होगा? जब उसका उपयोग हो, जिसका रूपांतरण किया जा सके, मानव के उपयोगी बनाने जा सके, उसको निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति पूर्ति की क्षमता वो रखता हो, दोहन योग्य क्षमता, मानव संसाधन जो है उसका सामर्थ्य हो कि वह उसको दोहन कर सके, चाहे वो लागत की दृष्टि से देख लो, तकनीकी की दृष्टि से देख लो। मानव संसाधनों के दोहन और आवश्यक पूंजी और पोषणीय विकास में क्या हो? सहायक हो कोई पदार्थ, तो वो क्या होगा? संसाधन कहलाएगा। और ये सारे जो शोध है उनके आधार पे हम जैविक और अजैविक प्रकार के संसाधनों को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ तक कि मानव स्वयं भी क्या है? संसाधन है। मानव स्वयं भी संसाधन है। क्यों है? क्योंकि वो समस्त संसाधनों की प्राप्ति और मानव के लिए समस्त संसाधनों की प्राप्ति तो करता ही करता है, साथ ही साथ मानव के लिए, उनके विकास के लिए उपयोगी है। मानव के लिए और मानव के विकास के लिए क्या है? उपयोगी है। इसलिए मानव भी क्या है? एक संसाधन है। अब हम बात करते हैं, हमने पढ़ा कि संसाधन क्या होता है, यानी मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति जो करते हैं पदार्थ, उनको हम रिसोर्सेज कहते हैं, जिनको मूल्यवान पदार्थों में कन्वर्ट किया जा सके। कौन से पदार्थ संसाधन होंगे? तो ये सभी जो बिंदु है वो उस पदार्थ को संसाधन में कन्वर्ट करने के लिए काम करते हैं। अब हम पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण कि संसाधनों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब संसाधनों के वर्गीकरण को देखते हैं। देखो, संसाधनों के वर्गीकरण से यहाँ 3 नंबर का प्रश्न आता है। सामान्यतः हमें याद करना है, याद भी रखना है किसके आधार पे वर्गीकरण पहुंच रहा है। इसमें
आपके संसाधनों के वर्गीकरण के आधार पर हम देखें तो मुख्यतया उत्पाद और उत्पत्ति के आधार पे, उद्देश्य के आधार पे, उपयोग की स्पर्धा के आधार पे और स्वामित्व के आधार पे 4 प्रकार के मुख्य संसाधनों को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पाद या उत्पत्ति के आधार पे कि संसाधनों की उत्पत्ति हुई है। उस उत्पत्ति के अनुसार देखें तो संसाधन 2 प्रकार के हैं, एक तो है जैविक और एक है अजैविक। एक तो कौन सा है जैविक संसाधन और एक कौन सा है अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन वह संसाधन होता है जिसमें जीवांश पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीव अंश पाया जाता है, उसे हम जैविक संसाधन कहते हैं। और एक प्रश्न आ गया, अभी प्रश्न घुमा के पूछ लिया कि ऐसे संसाधन जिनमें प्रजनन क्षमता के आधार पर वृद्धि होती है, प्रजनन क्षमता जिनमें पाई जाती है, उसके कारण वह संसाधन कैसे हैं? असमाप्य है। कैसे हैं? असमाप्य है या नव्यकरणीय है। तो ऐसे संसाधन जिनमें प्रजनन क्षमता पाई जाती है वो संसाधन कौन से हैं? जैविक संसाधन है। जिसमें असमाप्यता है, वो समाप्त नहीं होते हैं, जिनको हम नव्यकरणीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? नव्यकरणीय संसाधन कहते हैं। कौन संसाधन कहते हैं? नव्यकरणीय संसाधन कहते हैं। अब इन संसाधनों में मानव आता है, पशु, जीव, वनस्पति, चारागाह है, ये सारे क्या है? आपके जैविक संसाधन है। कैसे हैं? जैविक संसाधन है। यहाँ पे हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो चल और एक अचल। एक तो चल संसाधन और एक कौन सा? अचल। अब चल में कौन आ गया? मानव और जीव जंतु। और अचल में कौन से आ गए? आपके वनस्पति है, ये सब जो आपके वनस्पति है, आपके जितने भी वनस्पति स्वरूप है, पेड़ पौधे जो भी है, वो सारे किस में आ गए? अचल में आ गए। तो एक चीज ध्यान रखना कि जैविक संसाधन क्या समाप्य है? क्या? तो नहीं है। जैविक संसाधन क्या है? असमाप्य है। तो क्यों है? क्योंकि इनमें क्या पाई जाती है? प्रजनन क्षमता पाई जाती है। दूसरी बात करें अजैविक, जिसमें जैविक तत्व नहीं होता है, वो क्या कहलाएंगे? अजैविक संसाधन कहलाएंगे। कौन से? अजैविक। कौन से कहलाएंगे? अजैविक संसाधन कहलाएंगे, जिनमें आपके जीव अंश नहीं होता है। अब आप बोलोगे साहब इनमें प्रजनन क्षमता है, इनमें नहीं है, तो ये कैसे संसाधन है? तो ये समाप्य है। ये भी प्रश्न आ जाता है, क्या अजैविक संसाधन समाप्य है? क्या है? क्यों है? क्योंकि उनमें प्रजनन क्षमता नहीं है। और इनमें अगर नवीनीकरण भी होता है तो नवीनीकरण की दर भी बहुत धीमी होती है और ये बहुत सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और उपयोग के बाद ये क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। कुछ संसाधन हैं जो चक्रीय रूप से भी आपको मिलते हैं, जो समाप्त नहीं होते हैं। अपार संपदाएं हैं हमारे यहाँ पे, इस कारण से वो समाप्त नहीं होते हैं। खनिज है वो समाप्त हो जाते हैं। मृदा विक्षिप्त हो जाती है, मतलब मृदा का अपरदन हो जाता है, निम्नीकरण हो जाता है। भूमि है उसको हमने अगर कन्वर्ट कर दिया दूसरे क्षेत्र में तो वह भूमि हमें नहीं मिलेगी। जैसे कोई कृषिगत भूमि है उसको हमने औद्योगिक भूमि में या आवासीय भूमि में कन्वर्ट कर दिया तो हमें कृषिगत भूमि नहीं मिलेगी, वो संसाधन वहां से क्या हो गया? समाप्त हो गया। ऐसे संसाधन जो जीवंश वाले नहीं है उनको हम अजैविक बोलते हैं। ये प्राय समाप्य होते हैं, नव्यकरणीय होते हैं। देखिए इसमें कुछ है, पवन है, जल है, सौर ऊर्जा है, भूतापीय स्वरूप है। ये क्या है? आपके नव्यकरणीय संसाधन है और असमाप्य है। ये क्या है? आपके नव्यकरणीय भी और असमाप्य भी है। वैसे इनमें प्रजनन क्षमता नहीं पाई जाती। समझ में आ गया होगा? 2 जैविक और अजैविक। इसके बाद बात करें उद्देश्य। तो ये बिंदु याद रखना, उत्पाद, उत्पत्ति। उत्पाद भी पूछ सकता है और उत्पत्ति भी पूछ सकता है। अब बात आती है उद्देश्य की।
उद्देश्य के आधार पर संसाधन को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो वो संसाधन जो ऊर्जा वाले हैं, ऐसे संसाधन जो ऊर्जा की प्राप्ति करवाते हैं उनको ऊर्जा संसाधन। ऐसे संसाधन जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, सामान्य सी परिभाषा है। ऐसे संसाधन जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो ऊर्जा संसाधन। ऐसे संसाधन जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है वो गैर ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, एक तो परंपरागत और एक गैर परंपरागत। देखो, परंपरागत ऊर्जा स्रोत वो होते हैं जो प्राचीन काल से जिनका उपयोग करते आ रहे हैं, प्राचीन काल से जिनका उपयोग करते आ रहे हैं वो ऊर्जा स्रोत परंपरागत है। और परंपरागत ऊर्जा स्रोत प्राय क्या होते हैं, समाप्य होते हैं। कैसे होते हैं, समाप्य। परंपरागत ऊर्जा स्रोत समाप्य होते हैं। इनमें कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत और परमाणु, ये परमाणु है उसका हाल ही में हालांकि विकास अब हुआ, लेकिन परमाणु भी क्या है, प्राय समाप्य है। अगर परमाणु ऊर्जा का हम उपयोग करेंगे तो उपयोग करने के बाद, लगातार उपयोग करने के बाद वो परमाणु ऊर्जा क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ये भी क्या है, समाप्य है, लेकिन इनका हाल ही में हमने उपयोग किया है। समाप्य के आधार पर मैंने यहाँ लिख दिया परमाणु, लेकिन गैर परंपरागत में भी इसको जोड़ते हैं, लेकिन ये समाप्य है, गैर ये असमाप्य नहीं है। तो समझ में आ गया होगा कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत वो है जिनका प्राचीन काल से उपयोग होता आ रहा है, उनको हम परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वो है जो हाल ही में जिनका हमने उपयोग आरंभ किया है, हाल ही में जिनका विकास किया है। उन ऊर्जा स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय और भूतापीय ऊर्जा, परमाणु को भी इसमें शामिल किया गया है। लेकिन ये जो है वो नीचे वाले जितने भी हैं वो सारे क्या है, असमाप्य है और नव्यकरणीय है। अभी नव्यकरणीय पढ़ेंगे तो नव्यकरणीय है, और ये अनव्यकरणीय है। नव्यकरणीय और अनव्यकरणीय में क्या है, मतलब है कि जिनको हम दोबारा उसी रूप में प्राप्त करें वो नव्यकरणीय है, और जिनका एक बार उपयोग कर लिया उसके बाद हम उस रूप में प्राप्त नहीं करें वो क्या है, अनव्यकरणीय भी पढ़ेंगे। तो परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों समझ में आ गया। अब उसकी बात करते हैं गैर ऊर्जा, यानी जिससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं हो। तो ऐसे रिसोर्सेज में आपके जो लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम, जस्ता, तांबा, आपके संगमरमर है, जितने पत्थर वगैरह हैं, संगमरमर है, ग्रेनाइट है, मतलब जिनसे हम ऊर्जा की प्राप्ति नहीं करते हैं वो पदार्थ आगे कौन से, गैर ऊर्जा स्रोत या गैर ऊर्जा संसाधन। अब सबका एक उद्देश्य होता है, सबसे हम क्या है, कोई ना कोई उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं, इनसे भी, इनसे भी, इनसे भी। इसके आधार पे हमने इनको उद्देश्य के आधार पे डिवाइड किया है। कितने प्रकार के, याद करना, ऊर्जा और गैर ऊर्जा। ऊर्जा में परंपरागत और गैर परंपरागत, ऊर्जा में परंपरागत और गैर परंपरागत। इसके बाद हम उपयोग की सततता यानी लगातार उपयोग के आधार पर हम देखें तो यहाँ पे दो प्रकार के हो गए, एक तो अनव्यकरणीय और एक नव्यकरणीय। एक तो अनव्यकरणीय है और दूसरा कौन सा है, नव्यकरणीय है। अनव्यकरणीय है इसका मतलब है कि एक बार हमने उपयोग कर लिया, दोबारा हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे आपका लोहा है, हमने उपयोग कर लिया तो लोहे का हम उस रूप में उपयोग नहीं कर पाएंगे जो हमने उस खदान से निकाला है। अब उसके उपयोग को एक तीसरी रूपरेखा में बांट दिया, क्या, चक्रीय। कौन सा, चक्रीय, यानी लोहे को हम पिघलाएंगे और दूसरे साथों में उसको डाल देंगे तो वह चक्रीय आधार पर हम उसका उपयोग कर पाएंगे। जबकि एक बार उस खदान में लोहा था, हमने निकाल लिया तो उस खदान में बार बार लोहा हमें नहीं मिलेगा। जब यहाँ खदान में लोहा समाप्त हो गया तो यहाँ हम लोहे की प्राप्ति नहीं कर सकते। इस आधार पर क्या है, अनव्यकरणीय। और इसको लोहे को निकाल लिया तो लोहे से हम जब तक हम लोहा है हम चाहे तो उसको पिघला करके और नए नए रूपों में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कौन सा संसाधन हो गया, चक्रीय संसाधन हो गया। समझ में आ गया कि अनव्यकरणीय है वो क्या है, समाप्य है,
कैसे हैं, समाप्य है और इनको हम चक्रीय रूप से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कोयला है, पेट्रोलियम है, ये दहन के है यानी जलाने के लिए है, तो इनको तो हम चक्रीय रूप से भी प्राप्त नहीं कर सकते। लकड़ी है, लकड़ी से क्या बन गया, कोयला, कोयले से क्या बनेगी, राख। तो राख जो है वो कोयले में कन्वर्ट नहीं होगी और कोयला है वो लकड़ी में कन्वर्ट नहीं होगा। ऐसे पेट्रोलियम का है। तो ये सारे क्या है, समाप्य संसाधन है। कैसे हैं, समाप्य है और अनव्यकरणीय है। अनव्यकरणीय एक है नव्यकरणीय, यानी जिनको हम पुनः उसी रूप में प्राप्त कर पाए, और ये कैसे है, असमाप्य है। ये कैसे है, असमाप्य, यानी जो समाप्त नहीं होते हैं। अब इसमें मानव पशुधन तो आपको पता ही है, प्रजनन क्षमता के आधार पे। जल, सौर, पवन, भूतापी ऊर्जा, ये भी आपके समाप्य नहीं होंगे, क्योंकि वाटर साइकिल रहेगा, जलीय चक्र होगा, तो जलीय चक्र के माध्यम जल है वो क्या है, प्राप्त हो जाता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापी ऊर्जा ये प्राप्त होती रहती है। तो और एक चक्रीय संसाधन, तो ऐसे संसाधन जिनको हम उसी रूप में दोबारा प्राप्त करते हैं, जैसे कोई भी ये चांदी है, एल्यूमिनियम है, जस्ता है, तांबा है, इनको हम उसी रूप में क्या है, प्राप्त करते रहते हैं। यानी हमारे पास में एक लोहे का या एक चांदी का पदार्थ का भाग है और हम उसको अलग अलग रूपों में डालना चाहे तो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार रिपीट कर लीजिए, उत्पत्ति के आधार पे या उत्पाद के आधार पे, जैविक और अजैविक, उद्देश्य के आधार पे, ऊर्जा और गैर ऊर्जा, उपयोग की सत्ता के आधार पे, अनव्यकरणीय और नव्यकरणीय। अनव्यकरणीय कैसे है, समाप्य है, और नव्यकरणीय है वो असमाप्य है। इसके अतिरिक्त एक संसाधन और है आपका स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर कौन से संसाधन है, तो ऐसे संसाधन जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिनका स्वामित्व होता है, जिनका अधिपत्य होता है, वो संसाधन क्या कहलाएंगे, स्वामित्व का आधार पे संसाधन कहलाएंगे। इनको हम तीन भागों में मुख्यतः बांट देते हैं। एक तो व्यक्तिगत यानी निजी, एक राष्ट्रीय, एक अंतर्राष्ट्रीय। ऐसे संसाधन जिनमें व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, जैसे किसी का मकान है, किसी की निजी भूमि है, किसी की निजी वस्तुएं हैं, तो ये क्या है, जिनका व्यक्तिगत स्वामित्व होता है वो तो क्या होगा, आपका चल अचल जो भी संपत्ति है उनपे, ये चल और अचल मैंने लिख दिया एक ही वर्ड में, संपत्ति जिसपे उसका अधिकार है तो उसको हम क्या बोलते हैं, निजी स्वामित्व के संसाधन। क्या बोलते हैं, निजी स्वामित्व के संसाधन। और राष्ट्रीय, जिनमें राष्ट्र का अधिकार है, जैसे जनसंख्या है, वो राष्ट्र का संसाधन है। हम लोग हैं, एक राष्ट्र के प्रति क्या समर्पित है, तो राष्ट्र के संसाधन है। इसके अलावा राष्ट्र में पाए जाने वाली यानी देश में पाए जाने वाली सभी वस्तुएं हैं, जो भी वस्तुएं जो देश में पाई जाती है वो भी क्या है, राष्ट्रीय संसाधनों में आती है। चाहे वो जलीय स्रोत है, चाहे वो भूमि के स्रोत है, जो जनसंख्या है, जल, भूमि, जो भी XYZ जो खनिज है, जिनमें राष्ट्र का अधिकार है वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय यानी ऐसे संसाधन जिनमें जो एक पर्टिकुलर राष्ट्र का अधिकार नहीं है, एक विशेष राष्ट्र का अधिकार नहीं है, बल्कि पूरे विश्व का अधिकार है, वो संसाधन कहलाएंगे क्या, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और इनमें
जैविक और अजैविक समस्त संसाधन आते हैं जिनमें विश्व का अधिकार है, जिनमें विश्व का अधिकार है। तो विद्यार्थियों, हमने आज इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि संसाधन क्या है, संसाधन कितने प्रकार के हैं, संसाधन क्या होते हैं, कब संसाधन कोई पदार्थ बनता है, और यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पे आता है, कोई भी पूछ लेगा उद्देश्य के आधार पर बताइए, उपयोग की सत्ता के आधार पर बताइए, या पर्टिकुलर इनके बारे में पॉइंट देके आप पूछ ले, या स्वामित्व के आधार पर बताइए, या उत्पाद या उत्पादन के आधार पर बताइए, जैविक और अजैविक, कोई भी आपको XYZ आपसे यहाँ पूछ लेता है और निश्चित तौर पे एक प्रश्न आता है और आया हुआ भी है लगातार पिछले जो आपके जो प्रश्न पत्र है उनमें। आज जो हमने संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ा है, इसके बाद हम पढ़ेंगे संसाधन संरक्षण क्या है और सतत पौष्टिक विकास में संसाधनों की भूमिका क्या है। सतत पौष्टिक विकास में हमें संसाधनों को किस प्रकार से संरक्षण करना चाहिए और ये संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।